नमस्कार दोस्तों। ये जो पूरा फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, इसमें एक पर्टिकुलर चीज आपको सुनने को आ रही होगी, दैट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोविजन को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। इनफैक्ट ये जो 3 फार्म लॉज हैं, इसमें ये वाला जो पर्टिकुलर लॉ बना है दोस्तों, जिसको कहा जा रहा है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, इसको एफपीटीसी एक्ट बोला जा रहा है। इसी के अंदर ये जो ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट का प्रोविजन है वो है, इसको लेकर जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं। फार्मर्स नहीं चाहते कि ये वाला जो डिस्प्यूट सेटलमेंट का मैकेनिज्म सरकार लेकर आई है इस कानून के तहत वो होना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि जो फॉर्मल प्रोसीजर होता है सिविल कोर्ट का, उससे यहां पर सरकार डाइवर्ट कर रही है। तो ये पूरा मामला है क्या, सरकार ने क्या प्रस्ताव रखा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो यहां पर जो फार्मर्स का पूरा प्रोटेस्ट जारी है बॉर्डर पर, दिल्ली NCR के अंदर, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारी चीजों पर उसको वापस लेने के लिए या फिर उस पर समझौता करने के लिए तैयार हुई है। उसमें से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा मैं आपको बता रहा था, दैट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का एक प्रस्ताव रखा गया है। अब ये सारी चीजें, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये जो FPTC एक्ट है उसके अंदर दिया हुआ है। FPTC एक्ट क्या कहता है कि यहां पर जो फार्मर है वो मंडी के बाहर भी अपने जो सामान है उसको बेच सकता है। लेकिन अब आप खुद सोच के देखो, जब वो बाहर सामान बेचेगा किसी प्राइवेट पर्सन को, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सब कुछ स्मूथली चलेगा, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट आ सकता है। तो उस डिस्प्यूट का निवारण कैसे होगा, कितना जल्दी होगा, इसके लिए सरकार ने सोचा कि यहां पर हम एक मैकेनिज्म लेकर आते हैं। और इस मैकेनिज्म का जो जिक्र है वो आपको इसी एक्ट के अंदर, ये आप देख सकते हो, चैप्टर 3 ऑफ द एक्ट सेक्शन 8 इसके अंदर दिया हुआ है। और इसको बोला गया है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर फार्मर। मतलब कि जो फार्मर है और जो प्राइवेट पर्सन है जो सामान खरीद रहा है, दोनों के बीच में कोई भी अगर मतभेद होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, उसको सुलझाने के लिए ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आएगा। और यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो डिस्प्यूट अगर अराइज होता है, इसके लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसका नाम है कंसिलिएशन बोर्ड। ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसी की चर्चा हो रही है बार बार, कि एक बोर्ड होगा जो कि यहां पर तय करेगा कि फार्मर्स और प्राइवेट पार्टी के बीच में कौन सही है, उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये बोर्ड को अपॉइंट कौन करेगा, इस बोर्ड के अंदर जो मेंबर्स होंगे उनको कौन अपॉइंट करेगा। वो अपॉइंट किया जाएगा SDM के द्वारा। जो उस क्षेत्र के अंदर जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है वो इस बोर्ड को बनाएगा, और यहां पर प्राइवेट जो पार्टीज हैं उनके ऊपर ये निर्णय बाइंडिंग होगा, उनको ये मानना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर ये चीजें कैसे चलेंगी, हाउ विल द बोर्ड डिसाइड द डिस्प्यूट, किस तरह से डिसाइड किया जाएगा। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो चेयरपर्सन है इस बोर्ड के अंदर, हो सकता है एक चेयरपर्सन होंगे, चेयरपर्सन तो कंपलसरी है जो उस बोर्ड को चलाएंगे, इसके अलावा 2 से 4 मेंबर और हो सकते हैं। मतलब टोटल मिलाकर आप कह सकते हो 1 से 5 लोग इस बोर्ड के अंदर होंगे, जो कि फार्मर और प्राइवेट पार्टी के बीच में कोई भी प्रॉब्लम है उसका निवारण करेंगे। अब इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, सपोज कोई प्राइवेट पर्सन और फार्मर के बीच में कोई भी ट्रेडिंग होता है। अब इसको लेकर प्रॉब्लम हो गया, फार्मर का कहना है कि प्राइवेट पार्टी ने हमें इतना रुपया देना था, उसने ये नहीं दिया। जो भी प्रॉब्लम है मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसके लिए यहां पर प्राइवेट पार्टी और फार्मर को क्या करना होगा, एप्लीकेशन दर्ज करना होगा SDM के पास, और कहना होगा कि हमारे बीच में ये मतभेद चल रहा है, हम चाहते हैं इसको बोर्ड के द्वारा सुलझाया जाए। तो यहां पर SDM क्या करेगा, वो एक बोर्ड बनाएगा जो इस डिस्प्यूट को देखेगा। अब इस बोर्ड के अंदर जैसा मैंने आपको बताया, एक तो चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाएगा SDM के द्वारा ही, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया। ध्यान रखना, ये जो आपका चेयरपर्सन होगा बोर्ड के अंदर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। इसके अलावा जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स कौन होंगे, उसमें पार्टीज भी सजेस्ट कर सकती हैं। जैसे फार्मर है, फार्मर अपनी तरफ से कह देगा इस बोर्ड के अंदर इस पर्सन को इस बोर्ड के अंदर होना चाहिए। प्राइवेट पार्टी अपनी कह देगी इस बोर्ड के अंदर इस मेंबर को होना चाहिए। तो वो लोग भी अपनी तरफ से 1 या 2 करके जो मेंबर्स हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं, और फिर ये जो बोर्ड है वो अपना डिसीजन सुनाएगा। अब आप सोचिए यहां पर कि अगर ये बोर्ड जो भी डिसीजन सुनाता है, चाहे वो फार्मर्स के पक्ष में हो या फिर प्राइवेट पार्टी के पक्ष में हो, यहां पर अगर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, सपोज कोई प्रॉब्लम आ गई, बोर्ड डिसाइड नहीं कर पा रही है क्योंकि कोई भी सहमत नहीं है इस चीज को लेकर, तब उस केस में क्या होगा। तो यहां पर ये जो प्रोविजन लाया गया है सरकार के द्वारा एक्ट के अंदर, उसमें बोला गया है कि विद इन 30 डेज अगर ये सेटलमेंट नहीं हो पाता है, ये बोर्ड बनाया गया,
फिर बोर्ड जो है 30 दिन तक मिली, 30 दिन के अंदर ये समझौता नहीं हो पाया, उस केस में यहां पर पावर आ जाएगी खुद एसडीएम के पास, जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है उसके पास अथॉरिटी आ जाएगी और वो 3 तरह के ऑर्डर पास कर सकता है। यहां पर बताया गया है कि फार्मर्स को जो भी पेमेंट करनी है, वो रिकवरी करना है, वो मिल जाएगा फार्मर को, या फिर यहां पर पेनल्टी लगाई जा सकती है जिस भी पार्टी के ऊपर हो, या फिर यहां पर सस्पेंड किया जा सकता है उस ट्रेड को। मतलब ये पावर आपका अल्टीमेटली एसडीएम के पास आ जाएगा। लेकिन सपोज एसडीएम से भी यहां पर कोई खुश नहीं है, तो इसके लिए एक अपील भी बनाई गई है। सपोज इस केस में क्या होता है, एसडीएम जो है वो प्राइवेट पार्टी के पक्ष में फैसला सुना देता है और फार्मर में यहां पर हार जाता है, तो उस केस में फार्मर के पास एक चांस होगा कि वो अपील कर सकता है इस पर्टिकुलर निर्णय को, और ये अपील विद इन 60 डेज करना पड़ेगा फार्मर को। इवन प्राइवेट पार्टी को भी, अगर प्राइवेट पार्टी हार जाती है तो प्राइवेट पार्टी को विद इन 60 डेज ऑफ दिस डिसीजन यहां पर अपील करना होगा। और ये अपील की सुनवाई कौन करेगा, ये बताया गया है कि भारत सरकार के द्वारा एक ऑफिसर को नियुक्त किया जाएगा हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक के बिलो का नहीं होना चाहिए, और फाइनली ये जो सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी, वो डिसीजन सुनाएगा और ये फाइनल होगा। तो अल्टीमेटली इससे ज्यादा दूर हम नहीं जा सकते। तो यहां पर आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ये मैकेनिज्म कैसे चलेगा। तो इसको लेकर फार्मर चिंतित क्यों है, तो सबसे पहले तो मैं यहां पर सरकार का बताता हूं कि सरकार ये क्यों करना चाहती थी। सरकार ये कह रही है कि हम नहीं चाहते कि यहां पर जो फार्मर है उसको प्रॉपर फॉर्मल जो जस्टिस लीगल सिस्टम है उससे गुजरना पड़े, क्योंकि फार्मर अगर गांव में रह रहा है तो उसको न्यायपालिका जाना होगा, दूर दूर भटकना पड़ेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। इससे हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो निर्णय है वो सुनाया जाए, क्योंकि फार्मर्स को उसका पैसा चाहिए, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन फार्मर इससे अपसेट क्यों है, फार्मर इससे नाखुश क्यों है? फार्मर का कहना है कि हमें जो लीगल जस्टिस सिस्टम है, सिविल कोर्ट होता है, उससे बाहर किया जा रहा है। ये बेसिकली फार्मर का कहना है कि ये सब कुछ एक तरह से ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में बनाया जा रहा है। ब्यूरोक्रेटिक में क्या होगा कि ज्यादातर वो प्राइवेट पार्टीज के पक्ष में फैसला सुनाएंगे, जिसकी वजह से हमें जो राइट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, ऐसा फार्मर कह रहे हैं। और इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर ये जो लॉ बनाया गया है, इसके अंदर सेक्शन 15 में लिखा गया है, No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit under this act। मतलब कि यहां पर जो सिविल कोर्ट है उसका कोई भी प्रोविजन नहीं होगा, ऐसा इस एक्ट के अंदर बताएगा। और इसी को लेकर जो फार्मर्स हैं वो नाखुश हैं, वो अपना इशू रेज कर रहे हैं कि हमें इससे बाहर नहीं किया जाए। इसको लेकर सरकार ने जो अभी रिसेंटली यहां पर सरकार अपना प्रस्ताव दिया था, वापस से सरकार ने कई सारे पॉइंट्स के ऊपर, यहां पर सरकार ने कहा कि अगर फार्मर्स को लगता है कि वो लीगल जस्टिस सिस्टम से बाहर किया जा रहा है, हम उनको वापस ला सकते हैं, ऐसा सरकार कह रही थी। अभी क्योंकि जो मतभेद है फार्मर्स और सरकार के बीच में वो सुलझा नहीं है, इसलिए इस पर अभी निर्णय नहीं हो पाया है। लेकिन जाने से पहले यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि क्या एक्चुअल में हो सकता है। मतलब कि अगर सपोज ये वाला जो निर्णय सुना दिया गया ज्वाइंट सेक्रेटरी के द्वारा अल्टीमेटली, तो क्या इसको कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता? अगर आप हमारी न्यायपालिका व्यवस्था देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि जो सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वो आपका आता है सिविल प्रोसीजर कोड के थ्रू। जो सीपीसी है आपका, उसमें सेक्शन 9 है, वहां पर यह कहा जाता है कि सिविल कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो हर एक चीजों पर होगा जहां पर सिविल नेचर है, एक्सेप्ट यहां पर बोला गया है कि अगर किसी लॉ के माध्यम से उस चीज में बताया गया, जैसे कि आपने इनकम टैक्स एक्ट में सुना होगा, इसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, एनवायरमेंट का आपने सुना होगा ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं। तो अगर कोई उसका डिस्प्यूट, अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह बनाए जाते हैं, उसको छोड़कर हर जगह यहां पर सिविल कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो फैला रहेगा। अब मैं यहां पर आर्टिकल 32 के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। आपको पता है कि आर्टिकल 32 हमारे देश का, इवन जो भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने कहा था कि इट इज हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब याद करिए आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है, इट इज रिलेटेड टू राइट टू रेमेडीज। बेसिकली यहां पर यह कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं यहां पर, और आपकी सुनवाई की जाएगी। हाई कोर्ट में बेसिकली क्या है कि अगर आपका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है वो नहीं मिल रहा है तो यहां पर आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जाइए और आपकी सुनवाई की जाएगी, ऐसा आर्टिकल 32 में। और आपको पता है ये बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। तो आप खुद सोच के देखो, यहां पर अगर यहां पर फार्मर खुश नहीं होता है अगर इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर, तो भी वो आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है हाई कोर्ट के अंदर और कह सकता है कि मुझे जस्टिस नहीं मिला है। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर वो जा नहीं सकता, वो जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन ठीक है, तो ये भी एक सोल्यूशन है इसका। और इसीलिए आपने देखा होगा कई बार जो ट्रिब्यूनल्स हैं, चाहे कोई भी उनके द्वारा फैसला सुनाया जाता है, अल्टीमेटली वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। तो ये भी एक चीज है, मैं इसके बारे में जस्ट जिक्र करना चाहता था।
और आई होप कि इसमें लगभग सभी कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोविजन है सरकार नए कानून के तहत लेकर आई है, इसमें यहाँ पर किस तरह से ये चलेगा और एग्जैक्टली ये किस तरह वर्क करेगा। तो जाने से पहले मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपको बताना है यूनियन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये जो पास किया गया था ये एग्जैक्टली किस चीज के लिए है, क्या आप मुझे बता सकते हो? लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।